नमस्कार। आज हम यूपी डीएलएड के 4th सेमेस्टर के सब्जेक्ट आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन, लेखन तथा संख्यापूर्ण संबोधों क्षमताओं का विकास पेपर के इकाई 8 यानी विराम चिन्हों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम विराम चिन्हों को समझ लेते हैं। विराम चिन्ह क्या होते हैं? विराम का शाब्दिक अर्थ होता है ठहराव। अतः पठन या लेखन में ठहराव या रुकने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वो विराम चिन्ह कहलाते हैं। इनको हम किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं उसे भी हम देख लेते हैं। जिन चिन्हों के द्वारा हमें बोलते या पढ़ते समय रुकने का संकेत मिलता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है, तो हम अब विराम चिन्ह स्पष्ट है कि जहाँ कहीं भी बोलते समय, लिखते समय या पढ़ते समय ठहराव का संकेत होता है वहाँ हम विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। अब देख लेते हैं विराम चिन्ह आखिर कितने प्रकार के होते हैं, हिंदी भाषा में किस किस तरह के विराम चिन्ह प्रयुक्त होते हैं। तो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं हिंदी भाषा के प्रमुख विराम चिन्ह। सबसे पहले है पूर्ण विराम, फुल स्टॉप। स्क्रीन पे आप इसका चिन्ह देख सकते हैं। फिर है अर्धविराम, सेमीकोलन, वो भी स्क्रीन पे स्पष्ट है। अल्पविराम, कॉमा, प्रश्नवाचक चिन्ह या क्वेश्चन मार्क चिन्ह आप स्क्रीन पर देखते जाइए। विस्मय सूचक चिन्ह, एक्सक्लेमेशन मार्क, उद्धरण चिन्ह, इन्वर्टेड कॉमास, ये दो तरह के होते हैं, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा, योजक चिन्ह, हाइफन, निर्देशक चिन्ह या डैश, कोष्टक या ब्रैकेट्स, ये भी 3 तरह की होती हैं, छोटी, मंझली और बड़ी, हंसपद या त्रुटिबोधक, कैरेट और लाघव चिन्ह, एब्रीविएशन मार्क। हिंदी में यही प्रमुख चिन्ह है। इसके अलावा भी और सारे विराम चिन्ह हैं, लेकिन हम प्रमुख चिन्हों की ही बात करेंगे। तो आइए जानते हैं पूर्ण विराम क्या होता है। पूर्ण विराम का अर्थ होता है पूरी तरह रुकना या ठहरना। अतः वाक्य पूर्ण होने पर पूर्ण विराम का प्रयोग हो जाता है। मतलब हमारा जब कोई वाक्य पूरा हो जाता है तो हम उसके अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। उसके उदाहरण भी देख लेते हैं। उदाहरण नंबर 1 है, वह पुस्तक रखी है। साधारण वाक्य है, वाक्य अंत होने पे विराम लगाया गया है। दूसरा उदाहरण, तुम गाना गा रहे हो, ये भी एक साधारण वाक्य है, वाक्य अंत में पूर्ण विराम लगाया गया है। तीसरा उदाहरण, ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, गोरा रंग, गुलाबी गाल, बड़ी बड़ी आंखें, चौड़ा माथा। यहाँ पर हर एक वाक्य के बाद विराम चिन्ह लगाया गया है, लेकिन वो वाक्य पूर्ण नहीं, अपूर्ण है अपने आप में, लेकिन फिर भी विराम चिन्ह लगाया गया है। तो उसकी वजह मैं आपको स्पष्ट कर देती हूँ, ऐसा क्यों किया गया है। जब कभी हम किसी वस्तु या व्यक्ति का सजीव वर्णन करते हैं, ऐसे में प्रत्येक वाक्यांश के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए यहाँ पर एक सजीव वर्णन है किसी के मुख मुद्रा का, रंग गोरा है, गुलाबी गाल हैं, बड़ी बड़ी आँखें और चौड़ा माथा। तो ये सजीव वर्णन कर रहे हैं, इसलिए हमने वाक्य अपूर्ण होने पर भी हर एक वाक्य के आगे विराम चिन्ह लगाया है। इसी तरह से एक उदाहरण नंबर 4 है, तुम्हें क्या बताऊं कि मैं क्या कर रहा हूँ। यहाँ प्रथम दृष्टया देखेंगे तो प्रश्न पूछा गया है, तुम्हें क्या बताऊं कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी विराम चिन्ह का प्रयोग क्यों है, ऐसा क्यों है, उसे भी स्पष्ट कर देते हैं। जब कभी अप्रत्यक्ष रूप से प्रश्न किया जाता है तो ऐसे वाक्यों के अंत में भी पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। आशा है आपको पूर्ण विराम का प्रयोग स्पष्ट हो गया होगा। आइए अब हम बात करते हैं अर्धविराम की। वाक्य में जिस स्थान पर अल्प विराम यानी कॉमा, अल्प विराम से अधिक किंतु पूर्ण विराम से कम समय रुकने या ठहरने का संकेत मिले, वहाँ अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देख लेते हैं। आम को फलों का राजा कहा गया है, किंतु लीची का भी अपना विशेष महत्व है। इसको एक बार फिर से बोल देते हैं। आम को फलों का राजा कहा गया है, किंतु लीची का भी अपना विशेष महत्व है। यहाँ वाक्य का जो पहला अंश है और वाक्य का जो दूसरे द्वितीय अंश है, उसके बीच में एक ठहराव है जो कॉमा से ज़्यादा का है, यानी आपका अल्प विराम से ज़्यादा का ठहराव है, इसलिए यहाँ अर्धविराम का प्रयोग किया गया है। सेकंड यूज इसका देख लेते हैं। एक ही अर्थ में 2 या अधिक वाक्यों के बीच अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। इसका भी उदाहरण देख लेते हैं। नेता पहले अपना प्रचार करते हैं, वोट मांगते हैं, सत्ता प्राप्त करते हैं, फिर जनता का शोषण करते हैं। इस पूरे वाक्य में एक ही अर्थ के साथ ही वाक्यों का प्रयोग किया गया है, यानी नेता के बारे में बताया गया है। नेता पहले प्रचार करते हैं, वोट मांगते हैं, सत्ता प्राप्त करते हैं, फिर जनता का शोषण करते हैं। इसलिए यहाँ पर हर एक वाक्य के एक अंश के बीच में अर्धविराम लगाया गया है। तीसरा यूज़ अर्धविराम का क्या होता है, जब कभी हम उपाधियों या डिग्रीज़, एजुकेशनल डिग्रीज़ होते हैं, उनका छोटे रूप में प्रयोग करते हैं और कई सारी डिग्रीज़ को एक साथ लिखते हैं, तो उनको अलग अलग करने के लिए हम अर्धविराम का प्रयोग करते हैं।
जैसे आपके सामने स्क्रीन पे स्पष्ट है, हमने यहाँ 3 डिग्रीज लिखी हैं, BA, B.Ed, LLB, और हर एक को अलग करने के लिए अर्धविराम का प्रयोग किया है। ठीक, इसके बाद आ जाते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग आप सभी जानते हैं, आसान है समझना इसे। प्रश्नवाचक प्रयोग का चिन्ह का प्रयोग 3 स्थितियों में होता है। एक, जहाँ प्रश्न पूछे जाने का बोध हो, प्रश्न कुछ भी हो सकता है। यहाँ उदाहरण है कि आप दिल्ली आ रहे हैं। इसके अलावा आप नाम भी पूछ सकते हैं, तुम्हारा नाम क्या है, तुम क्या करते हो, सभी साधारण प्रश्न है। इन सब के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। सेकंड, इसका यूज़ है जहाँ अनिश्चय की स्थिति हो, अनिश्चय या जहाँ संशय हो। जैसे हमने लिखा है, शायद आप दिल्ली के रहने वाले, यानी निश्चित नहीं है, एक संशय की स्थिति है, शायद आप दिल्ली के रहने वाले हो, इसलिए यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तीसरा, इसका प्रयोग होता है व्यंग्यात्मक भाव प्रकट करने में। जैसे यहाँ व्यंग लिखा गया है, दिल्ली में तो रामराज्य स्थापित हो चुका है ना। सभी जानते हैं दिल्ली में कोई रामराज्य नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ व्यंग करने के लिए लिखा गया है, दिल्ली में तो रामराज्य स्थापित हो चुका है ना, इसलिए यहाँ पर प्रश्न चिन्ह का प्रयोग किया गया है। हमारा चौथा महत्वपूर्ण विराम चिन्ह है विस्मय आदिबोधक चिन्ह। इसका प्रयोग कहाँ होता है वो भी देख लेते हैं। इसका प्रयोग हर्ष, शोक, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, भय, करुणा इत्यादि भावों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। अब किन स्थितियों में प्रयोग होता है वो भी हम देख लेते हैं उदाहरण के माध्यम से। आह्लाद सूचक शब्दों, पदों और वाक्यों के अंत में जैसे उदाहरण है, वाह तुम्हारे क्या कहने। स्पष्ट हो रहा है कि मन आह्लाद से भरा हुआ है, आनंद से भरा हुआ है, तो हम इस तरह के विस्मयवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। दूसरा, इसका इस्तेमाल होता है संबोधन करने में। अब संबोधन ईश्वर का भी हो सकता है, किसी व्यक्ति का भी हो सकता है, किसी बड़े का भी हो सकता है। तो उदाहरण से इसे स्पष्ट कर लेते हैं, हे राम हमारे दुख दूर कीजिए। तो यहाँ प्रभु का संबोधन है, राम जी का संबोधन है, इसलिए यहाँ पर हे राम के बाद विराम चिन्ह का प्रयोग किया है। इसी प्रकार दूसरे उदाहरण में, राधा इधर आओ, राधा को बुलाने के लिए राधा को संबोधित किया गया है, इसलिए राधा के बाद आपके विस्मय आदिबोधक चिन्ह का प्रयोग है। इसका तीसरा इस्तेमाल होता है अपने से छोटों के प्रति सद्भावनाएं और शुभकामनाएं प्रकट करने के लिए। उदाहरण से स्पष्ट होता है, ईश्वर तुम्हारा भला करें, शुभकामना दे रहे हैं, इसीलिए वहाँ पर विस्मय आदिबोधक चिन्ह का प्रयोग है। यशस्वी भावा, या हिंदी में कहें तो यशस्वी हो, तो इसलिए यहाँ पर भी आशीर्वाद दिया जा रहा है, शुभकामनाएं दी जा रही हैं, इसलिए यहाँ विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। इसका चौथा उदाहरण है मन की खुशी। जब हम अंदर से खुश होते हैं और उसको व्यक्त करना चाहते हैं तो भी हम विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उदाहरण से स्पष्ट है, शाबाश तुमने बहुत अच्छा काम किया, हम किसी को शाबाशी दे रहे हैं, वाह रवि ने तो कमाल ही कर दिया। यहाँ भी हम रवि का जो काम है उसके लिए खुशी व्यक्त कर रहे हैं, इसलिए हम विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ये 4 प्रमुख हमने इस विराम चिन्हों का आज चर्चा की है। आगे के चिन्हों के बारे में अगले लेक्चर्स में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।